देखिए अगला टॉपिक हमारा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को उदाहरण के द्वारा हमें स्पष्ट करना है। तो देखिए रासायनिक समीकरण देखिए क्या होता है। देखिए कोई भी आपका रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस रासायनिक परिवर्तन की क्या होती है, एक अभिक्रिया होती है, उसके अंतर्गत एक अभिक्रिया चलती है। जैसे कि आपने देखा है कि बहुत से रासायनिक परिवर्तन हम पीछे पड़े थे। जैसे आपने देखा था कि दूध से दही का बनना, तो दूध के अंदर क्या थी, शर्करा थी, शुगर थी, और जब दही बना तो दही के अंदर क्या बन गया, शर्करा क्या में चेंज हो गई, वो अम्ल में परिवर्तित हो गई, तो उसमें अम्ल बन गया। ठीक है, तो दूध से दही बनेगा तो दूध क्या होगा, दूध से दही बनेगा तो दूध के अंदर की शर्करा होगी वो क्या में चेंज होगी, लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगी। तो इसके अंदर एक अभिक्रिया चल रही है। कौन सी अभिक्रिया चल रही है कि जो हमारा शर्करा है वो अम्ल में परिवर्तित हो रही है। जैसे आम का पकना, तो आम के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था सिट्रिक एसिड होता है। अच्छा, आम में सिट्रिक एसिड होता है, जो पकता है तो पकने पर वो सिट्रिक एसिड क्या में चेंज हो जाता है, क्या में बदल जाता है, यस, शर्करा में बदल जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इस तरह की शर्करा बन जाती है। तो शर्करा बनने की वजह से आम क्या होता है, फिर मीठा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इस आम का जो पकना, जो एक रासायनिक परिवर्तन है, उसके अंदर भी क्या चल रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। ये एक अभिक्रिया चल रही है। कौन सी अभिक्रिया चल रही है, वहां पर जो आपका एसिड है, सिट्रिक एसिड, वो क्या में चेंज हो रहा है, शर्करा में बदल रहा है। तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है, उस रासायनिक परिवर्तन के अंदर उसके अंतर्गत एक अभिक्रिया चलती है। तो कोई भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, देखिए किससे पढ़ते हैं, कोई भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्या चीज है, रासायनिक परिवर्तन। कोई भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब उस रासायनिक परिवर्तन के अंदर, ये रासायनिक परिवर्तन है, तो इस रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत एक क्या चलती है, अभिक्रिया चलती है। क्या चलती है, अभिक्रिया। अब ये जो अभिक्रिया चल रही है, इस अभिक्रिया की हम क्या बनाएंगे, शब्द समीकरण। क्या बनाएंगे, शब्द समीकरण। अभिक्रिया जो चल रही है उसके हमने शब्द के रूप में समीकरण बना दी। अब जो शब्द समीकरण बनाएंगे, फिर उस शब्द समीकरण में जो शब्द हैं, उन शब्दों के स्थान पर हम क्या का इस्तेमाल करेंगे, शब्द समीकरण में शब्दों के स्थान पर हम प्रतीक या फिर वो क्या बोलेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे, रासायनिक सूत्र का, प्रतीक या सूत्र का प्रयोग कर देंगे। और फिर शब्द समीकरण में शब्दों के स्थान पर प्रतीक या फिर सूत्र का प्रयोग कर देने पर जो समीकरण बनेगी वही क्या कहलाएगी, आपकी रासायनिक समीकरण। जैसे कि हम एक सिंपल सा एक रासायनिक परिवर्तन लिख रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम तार का जलना। तो मैग्नीशियम तार का जलना, तो आपको पता है मैग्नीशियम तार का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब मैग्नीशियम तार का जलना, देखिए हमने एक परिवर्तन लिखा, कौन सा परिवर्तन लिखा, मैग्नीशियम तार का जलना। ठीक है, मैग्नीशियम तार का जलना, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इस रासायनिक परिवर्तन की क्या बनाएंगे, हम एक अभिक्रिया बनाएंगे। जब मैग्नीशियम तार का जलता है तो उसके अंतर्गत एक अभिक्रिया चलती है। कौन सी अभिक्रिया चलती है, इसमें होता यह है कि मैग्नीशियम जो होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम, आपको पता है कोई भी पदार्थ जब जलता है तो वो किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ उसकी क्रिया होती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, और इसके अंतर्गत जो अभिक्रिया चलेगी वो अभिक्रिया क्या होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है, और इस रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ये क्या चल रही है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, जो हमने शब्द के रूप में अभिक्रिया चल रही है, जिसको हमने एक शब्द के रूप में लिख दिया है। अब इस शब्दों के स्थान पर क्या का प्रयोग करते हैं, प्रतीक। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, MgO। ठीक है, तो ये शब्दों के स्थान पर, इन शब्दों के स्थान पर हमने क्या कर दिया, प्रतीकों का प्रयोग कर दिया। प्रतीक का प्रयोग कर दिया, तब ये जो समीकरण बनी, यही क्या हो जाएगी, आपकी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो ये जो है वही क्या कहलाएगी, आपकी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। समझ गए। ठीक है, तो मैं बता दें कोई भी रासायनिक परिवर्तन है, उस रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत एक अभिक्रिया चलती है, और उस अभिक्रिया को
कि हम क्या बनाते हैं, शब्द समीकरण बनाते हैं और फिर उन शब्दों के स्थान पर क्या प्रतीक या फिर सूत्र का प्रयोग कर देते हैं, जिससे क्या बन जाती है फिर जो समीकरण प्राप्त होती है वही आपकी रासायनिक समीकरण होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, हमने मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, उसके उसकी हमने क्या शब्द समीकरण बनाई, एक अभिक्रिया उसके अंदर चल रही थी, उस अभिक्रिया को शब्द के रूप में हमने लिख दिया, ठीक है, और उस शब्दों के स्थान पर फिर क्या कर दिया हमने, प्रतीकों का प्रयोग कर दिया, प्रतीक लगा दिए या सूत्र लगा दिए, उससे क्या बन गई समीकरण बनी, क्या होगी वो रासायनिक समीकरण। तो एक रासायनिक समीकरण बन गई। अब इस रासायनिक समीकरण में जो चीज तीर से पहले होती है या जो अभिक्रिया को कराने में भाग लेती है उसको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो इधर बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। उसको प्रोडक्ट बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो जो अभिक्रिया जो चल रही है तो उस अभिक्रिया में जो चीज जो पदार्थ अभिक्रिया को कराने में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया तीर से पहले लेके होते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, और जो तीर के बाद होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, समझ गए। तो देखिए ये प्रश्न आपका इस तरह से हो सकता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, मैंने बताया था, किसी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत होने वाली अभिक्रिया की शब्द समीकरण में शब्दों के स्थान पर सूत्र या प्रतीक का प्रयोग करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, हम शब्द समीकरण कहते हैं। एज इट इज आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, आंसर इसका ऐसे लिख दिया। अब इसका एग्जाम्पल आपने ये लिख दिया, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम का इनके सबके नीचे प्रतीक लिख दिया और आगे इनके समीकरण रासायनिक समीकरण, तो ये रासायनिक समीकरण होगी। अब मैंने ये बताया कि रासायनिक समीकरण जो चीज भाग लेती है उसको अभिकारक बोलते हैं, जो बाद में बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा, उस अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस कैसे करते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण होती है तो वो क्या उसको बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक रासायनिक समीकरण है लेकिन ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि O2 ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन कितना है, अकेला है, एक ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण क्या है, आपकी इनबैलेंस है या असंतुलित है। तो इसको संतुलित कैसे करते हैं, तो सब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या विधि होती है या रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम कुछ अलग से हम चीजें पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी परमाणु, कोई भी यौगिक होता है उसके अंदर परमाणु को हम कैसे पता चलता है कितने उसके अंदर परमाणु है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे माना हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा है MnO4 या लिखा है KMnO4, ठीक है। अब KMnO4 में जो अंक नीचे लगा होता है वो सिर्फ उसी परमाणु के लिए होता है जिसके नीचे लिखा है। जैसे ये 4 लगा है, जो ऑक्सीजन के नीचे लगा, तो ये 4 सिर्फ किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। इस 4 का इस मैग्नीशियम या इस पोटेशियम से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इस यौगिक के अंदर पोटेशियम कितना है, 1 है, मैग्नीशियम कितना है Mn, वो भी कितना है, सॉरी मैग्नीज वो कितना है, वो भी आपका कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन वो कितने हैं, 4 है। इस तरह से आपका क्या होगा, H2SO4। अगर इसमें हम देखें तो इसमें देखिए ये हाइड्रोजन है, इसके नीचे 2 लगे, सल्फर के नीचे कुछ नहीं लगा है, ऑक्सीजन के नीचे कितने लगे, 4 लगे। तो मैंने बताया जिस परमाणु के नीचे कोई भी अंक लगा होता है, नीचे जो अंक लटका के लगा होता है वो सिर्फ उसी परमाणु के लिए होता है जिसके नीचे लगा है। जैसे हाइड्रोजन के नीचे 2 लगे तो ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, इस 2 का ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन से या सल्फर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ये 4 लगे, 4 किसके नीचे लगे, ये ऑक्सीजन के नीचे लगे, तो ये 4 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। इसका मतलब है कि इस यौगिक में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, सल्फर कितना है, अकेला है, और ऑक्सीजन कितने, 4 है, ठीक है। इसी तरह से और देखें, जैसे हमने लिखा K2SO4, ठीक है, K2SO4, और इसके आगे हमने लगा दिया कितना, 4 लगा दिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें K2SO4 इसके आगे 4 लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो आगे नंबर लगा होता है वो सबके लिए होता है कॉमन, जो आगे अंक लगा होता है सबसे आगे ये सबके लिए होता है, और नीचे वाला होता है वो उसी के लिए होता है जिसके नीचे लगा है। जैसे इसमें आगे 4 लगाया तो 4 लगाया, तो देखिए ये 4 क्या है, ये 4 जो है वो क्या है, ये पोटेशियम के लिए भी है, ये 4 किसके लिए भी, ये सल्फर के लिए भी है, और ये 4 किसके लिए, ये ऑक्सीजन के लिए, ये 4 तीनों के लिए, ठीक है। लेकिन 2 लगा है ये सिर्फ पोटेशियम के लिए, और ये 4 लगा ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। तो इसके अंदर देख हम देखें किसमें कितने परमाणु है, तो देखिए क्या है, आगे 4 लगा है और नीचे 2 लगा, तो 4 दूनी 8, आगे वाले अंक की नीचे वाले अंक से गुणा हो जाती है, 4 दूनी 8,
तो इसके अंदर पोटेशियम कितने हैं? 8। इसके अंदर अगर हम देखें तो पोटेशियम के कितनी है इसके अंदर? 8। और सल्फर कितनी है? सल्फर है आपके सिर्फ 4। और ऑक्सीजन कितनी है? 4 चौक 16। तो ऑक्सीजन कितनी है इसके अंदर? 16। तो ये पता होना आपके जरूरी है, ठीक है, तभी हम समीकरण को संतुलित कर पाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि किसी यौगिक के एक अणु के अंदर परमाणु कितने कितने होते हैं, कैसे पता करेंगे? हम ऐसे पता करेंगे। अब देखिए क्या, अब हम समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए कोई भी समीकरण होता है उसको संतुलित करने के लिए हमारे 3 चरण हम लेते हैं, प्रयोग करते हैं। कितने चरण प्रयोग करते हैं? 3 चरण। देखिए जैसे कोई एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक सामने एक समीकरण लिखी है। अब इस समीकरण में अगर हम देखें तो कितना है? NaOH प्लस H2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। ये समीकरण के अंदर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, पहले चेक करके क्या अणुओं की संख्या बराबर है। अगर दोनों तरफ अणुओं परमाणुओं की संख्या बराबर है तो समीकरण संतुलित है, और दोनों तरफ परमाणु बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। जैसे इधर देखेंगे Na कितना है? 1 है। देखिए इधर Na2 2 Na, तो Na दोनों तरफ बराबर नहीं है। हाइड्रोजन कितने? इधर 2 है, 2 और 1 3, 3 हाइड्रोजन है। 3 से पहले पहले अभिकारक वाली साइड देखेंगे और उत्पाद वाली साइड देखेंगे। तो इधर हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, उधर हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 है, तो हाइड्रोजन बराबर नहीं। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब इस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? तो संतुलित कैसे करेंगे तो मैंने बताया था, संतुलित करने के लिए क्या करते हैं हम? किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए 3 चरणों में संतुलित करते हैं। सबसे प्रथम चरण हम लिखेंगे क्या? प्रथम चरण। प्रथम चरण। और प्रथम चरण में हमें क्या लिखना होगा? सबसे प्रथम चरण। और प्रथम चरण में हम लिखेंगे, देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम उस समीकरण को लिखते हैं, और लिखने के बाद उसके प्रत्येक यौगिक को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। और बॉक्स में बंद करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उस बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं करना है। बॉक्स का अंदर बंद करने का मतलब है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना है। बॉक्स के अंदर आपने कुछ भी करा तो आप समीकरण को क्या कर देंगे? जो सही करने बैलेंस करना चाह रहे थे, बल्कि क्या और उल्टा क्या करेंगे? आप सूत्रों को ही गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए समीकरण को हम लिखते हैं, लिखने के बाद उसके प्रत्येक यौगिक को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये समीकरण इनबैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला चरण हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर NaOH लिखा हमने, प्लस H2SO4 लिखा हमने, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे हम? Na2SO4 लिखा, और प्लस क्या लिखा? H2O। और इसको पूरे को क्या कर दिया हमने? प्रत्येक यौगिक को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। और बॉक्स के अंदर बंद करने का मतलब भी मैंने बताया था, ये इसलिए बंद करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि बॉक्स के अंदर अगर आपने कोई भी छेड़छाड़ की तो इसका मतलब है आप आए किस लिए थे? फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए, और आपने कर क्या दिया? उल्टा क्या कर दिया? समीकरण सूत्रों को ही गड़बड़ कर दिया। तो इस पहला ये होगा। अब देखिए दूसरा चरण क्या होगा? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, दूसरे चरण में हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ, मतलब अभिकारक और उत्पाद, दोनों तरफ के जो परमाणुओं की संख्या है उसको क्या करते हैं? क्रमबद्ध करते हैं। क्या करते हैं? क्रमबद्ध। इधर क्या, इधर वाली साइड क्या कहलाती है आपकी? अभिकारक। उधर वाली साइड क्या कहलाती है आपकी? उत्पाद। और दोनों तरफ के जो परमाणु हैं उनको क्या करते हैं? हम क्रमबद्ध करते हैं। देखिए किस तरह से क्रमबद्ध करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए इधर इधर Na कितना है? 3 से पहले पहले अधिकारक है, अधिकारक के अंदर Na कितना है? Na कितना है? 1। और 3 को उधर Na कितने? Na2। तो Na कितने इधर आपके? ये 2 है।
तीन से पहले अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो दो हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इसमें, तो हाइड्रोजन कितने हमारे, तीन है, एच तीन है हमारे। और उधर हाइड्रोजन कितने हैं, H2, दो हाइड्रोजन है। अब देखिए तीन से पहले पहले अगर हम किसकी बात करें, पूरे मतलब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर इधर एक है। देखिए हम करते क्या है कि जो पूरा SO4 है इसको मूलक के रूप में पूरा लेंगे हम, ठीक है। SO4 को हम सिंपल करने के लिए SO4 को पूरा ऐसे लेंगे, तो इस SO4 में ऑक्सीजन उसको नहीं लेंगे, SO4 वाले ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के ऑक्सीजन देखेंगे, ठीक है। SO4 में 4 ऑक्सीजन उसको छोड़ देंगे तो बाकी ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन कितना है, इधर एक है। अच्छा उधर के भी ये SO4 को ऐसे छोड़ देंगे, बाकी ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन कितना है, उधर भी कितना है, ये सिर्फ एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है इधर, एक। अब हम बात करेंगे SO4 पूरा सल्फेट मूलक के बारे में, तो SO4 सल्फेट कितना है इधर, सिर्फ एक ही बार है, होल करके कुछ लगा नहीं, आगे कुछ भी नहीं लगा, तो SO4 कितना है इधर, एक है। उधर SO4 कितना है, उधर भी SO4 कितना है, एक है। तो अब देखिए दो तत्व के परमाणु देखे तो इधर सोडियम एक है, उधर सोडियम दो है, उधर हाइड्रोजन तीन है, उधर हाइड्रोजन दो है। ऑक्सीजन उधर भी एक है, उधर भी एक है, और सल्फर सल्फेट उधर भी एक है, उधर भी सल्फेट एक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस नहीं है, तो इसी को बैलेंस करना है, इसलिए समीकरण असंतुलित है। अब इसको संतुलित अब इसको संतुलित करने के लिए क्या लिखेंगे, तृतीय चरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तृतीय चरण। अब देखिए तृतीय चरण में हम क्या करते हैं, तो तीसरे चरण में हम क्या करेंगे कि जो हमने समीकरण लिखी है ऊपर वही समीकरण नीचे लिखेंगे, और समीकरण को लिखने के बाद उसको क्या करेंगे, उनके परमाणुओं की संख्या को हम क्या करेंगे, बॉक्स के आगे उचित अंकों से गुणा करके क्या करेंगे, परमाणु संख्या को बराबर करेंगे, ठीक है। तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमने लिखी है बॉक्स वाली, उस समीकरण को हम दोबारा लिखेंगे, और लिखने के बाद उस बॉक्स के सामने उचित मात्रा में अणुओं की संख्या से गुणा करके या अंक से गुणा करके परमाणुओं की संख्या को हम बराबर करेंगे, ठीक है। तीसरे चरण में क्या करेंगे, हम जो हमने समीकरण लिखी है बॉक्स में, तो उस समीकरण को हम दोबारा लिखेंगे, और लिखने के बाद उस बॉक्स के सामने उचित अंकों से गुणा करके परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। और ऐसा करते समय इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हम उन परमाणुओं को बैलेंस करते हैं या उन परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, हाइड्रोजन की, देखो तीन, देखो सबसे संख्या ज्यादा किसमें देखें, तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन तीन लिखा है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन में बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यही समीकरण हम नीचे लिख देंगे, क्या लिखा हमने, NaOH प्लस H2 SO4 आगे Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए इसको बैलेंस करना है, देखिए इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करना है मैंने बताया। तो सबसे पहले हम उच्च अंक से गुणा करें, देखिए किधर गए, हाइड्रोजन सबसे पहले बैलेंस करेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन इधर तो तीन है, उधर हाइड्रोजन दो है। अब देखिए क्या, अगर इसमें हम दो से गुणा करेंगे, माना हाइड्रोजन पे दो तीन 6 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। और उधर कितने हैं, अगर इसमें दो से गुणा करेंगे तो उधर कितने, 4 तो हमें क्या करना है, कैसे बैलेंस करना है, देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो है बॉक्स, इसके सामने अगर हम दो लगा दें, दो, और आपको बताया जो आगे कोई भी अंक लगा होता है वो सबके लिए काम करता है, मैंने बताया था पहले ही आपको ये समझाया था उधर, ठीक है। तो देखिए तो दो आगे हम लगा दिया, तो दो लगने से मतलब है इसमें हाइड्रोजन कितने हो गया, अगर दो लगने से हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पर, दो, तो दो हाइड्रोजन नहीं है, और H2 में तो दो हाइड्रोजन नहीं है, तो दो हाइड्रोजन इसमें, दो हाइड्रोजन, दो दो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। और इसका मतलब है हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आगे क्या लगा देंगे, ये देखिए बॉक्स, इसको भी बॉक्स के अंदर बंद करना था हमें, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बॉक्स के आगे कितने लगा देंगे, हम यहाँ पर दो लगा देंगे। जैसे हम दो लगाएंगे तो दो दूनी 4, इसमें भी हाइड्रोजन कितने होगा, 4, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने, 4 है, और इधर भी दो दो 4 हाइड्रोजन होगा। अब देखिए सोडियम कितने, आगे दो लगने से इधर सोडियम कितने हैं, दो हो गए, और उधर भी Na2 सोडियम कितने थे, दो थे। अब देखिए ऑक्सीजन देखिए कितने, आगे दो लगने से यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ये आगे दो लगने से इधर भी ऑक्सीजन कितने, दो है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बराबर है। आगे देखिए इधर SO4 पूरा सल्फेट आयन मूलक कितना है, इधर एक है, उधर भी सल्फेट कितना है, एक है। तो इसका मतलब क्या है, ये समीकरण यहाँ पर क्या होगी, बैलेंस होगी। तो इस तरह से समीकरण को बैलेंस करते हैं। फिर देख लीजिए किससे समीकरण को संतुलित करेंगे, तो मैंने बताया था
किसी भी समीकरण, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित हम 3 चरणों में करते हैं। सबसे पहला चरण, तो प्रथम चरण में हम क्या करते हैं, जो समीकरण दी होती है उस समीकरण को लिखने के बाद उसके प्रत्येक सूत्र को हम बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। और बॉक्स के अंदर बंद करने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि उस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में हम क्या करते हैं, जो समीकरण जो लिखी है हमने उसके दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों सेटों के जो परमाणु की संख्या उसको क्या करते हैं, सारणीबद्ध करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और तीसरा चरण क्या है, तृतीय चरण में क्या करते हैं, जो हमने बॉक्स के अंदर समीकरण लिखी थी उसी समीकरण को लिखने के बाद उस बॉक्स के आगे उचित अंक से हम क्या करते हैं, गुणा करके हम परमाणु की संख्या को संतुलित करते हैं। और इस संतुलित करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिन परमाणु की संख्या में सबसे ज्यादा अंतर होता है या जिस परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसको पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। अगले हम एक समीकरण और देखते हैं। देखिए अगले एक समीकरण हम और देखते हैं, ठीक है। और ये समीकरण देखिए कौन सी है, इसमें हम अभिक्रिया करा रहे हैं कि नाइट्रिक अम्ल की HNO3, ठीक है। और इस HNO3 की जो रिएक्शन हो रही है वो किससे हो रही है, कैल्शियम HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हम करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किससे करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसकी जब क्रिया होगी तो देखिए क्या बनेगा, आपका कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा H2O, ठीक है। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई और बना हमारा कैल्शियम नाइट्रेट और जल बना। अब इस समीकरण को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे वही तरीका बताया था। सबसे पहला तरीका क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखने के बाद उसके प्रत्येक सूत्र को बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। तो सबसे प्रथम चरण, तो पहले चरण में हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमने दी गई है उसी समीकरण को हम लिखेंगे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, आगे क्या है CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब प्लस क्या है H2O। अब इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक सूत्र को हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। बंद कर दिया और बंद करने के बाद दोनों तरफ के परमाणु की संख्या, दोनों तरफ के जो परमाणु है उसको हम सारणीबद्ध करेंगे। द्वितीय चरण, दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे, मतलब सारणीबद्ध करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इधर हमने लिख दिया अभिकारक, उधर क्या लिख दिया हमने, उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखिए अभिकारक वाली साइड देखिए तो हाइड्रोजन कितना है इधर, एक हाइड्रोजन इसमें और OH का होल ट्वाइस, तो 2 हाइड्रोजन इसमें, तो हाइड्रोजन कितने इधर 3 है और उधर हाइड्रोजन कितने H2, मतलब इधर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 2। अब कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कितना है, इधर अकेला है Ca कितना है 1 है, उधर Ca कैल्शियम, इधर भी कैल्शियम कितना है हमारा पास 1 है। अब ऑक्सीजन की बात करें, देखिए ऑक्सीजन कितना है, इसमें OH का होल ट्वाइस है तो 2 ऑक्सीजन है, ये NO3 पूरा लेंगे, NO3 ये होता है पूरा एक नाइट्रेट होता है पूरा मूलक, इसको हम पूरा ऐसे लेके चलेंगे सिंपल रखने के लिए, क्योंकि इसको भी तोड़ करेंगे तो और समीकरण जटिल हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इस NO3 को हम ऐसे लेंगे, तो इस NO3 के ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के ऑक्सीजन लेते हैं, तो बाकी का ऑक्सीजन कितना है, इसमें OH का होल ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन कितने यहाँ पर हमारे 2 है, उधर भी सेम ऐसे करेंगे, इसके O को छोड़ देंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है हमारा 1 ऑक्सीजन। अब देखिए क्या है, हम नाइट्रेट देखेंगे NO3 पूरा नाइट्रेट कितनी बार है, इधर सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। उधर नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, तो इधर NO3 कितने हैं हमारे पास, ये 2, NO3 का होल ट्वाइस मतलब ये 2 जो है वो NO3 के लिए लगा हुआ है, तो ये NO3 कितने 2 है। अब देखिए ये समीकरण दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं बैलेंस है, क्योंकि उधर हाइड्रोजन 3 है उधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है उधर ऑक्सीजन 1 है, इधर नाइट्रेट 1 है उधर नाइट्रेट 2 है, तो ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। तो इसको संतुलित करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने समीकरण लिखी है बॉक्स के अंदर उसी समीकरण को दोबारा लिखेंगे तृतीय चरण में। जो समीकरण हमने लिखी है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस
आगे CaNO3 का फुल ट्वाइस और क्या है H2O। ठीक है, देखिए क्या करेंगे आगे। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि तृतीय चरण में क्या करते हैं, समीकरण को हम तो उचित अंकों के साथ जोड़कर क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उन परमाणु की संख्या को सबसे पहले संतुलित करते हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा देखिए कौन से इसमें, देखिए हम बात करें तो 3 नंबर ये सबसे हाइड्रोजन सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, 2 लगा दें, क्या लगा दें, 2 हमने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा करने में 2 आगे 2 लगा दिए हमने, तो ये 2 क्या अब सबके लिए होगा। तो ये 2 है वो हाइड्रोजन के लिए भी है, ये 2 अब नाइट्रोजन के लिए भी, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ये 2 है ये हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 हो गए और OH का होल ट्वाइस है। क्योंकि ये वैसे मैंने बताया था कि जो अंक नीचे लगा होता है वो सिर्फ उसी के लिए होता है जिसके नीचे लगा है, लेकिन ये 2 लगा है वो होल्ड करके लगा है, OH का ब्रैकेट लगाएगा, होल ट्वाइस है। तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसमें, 2 हाइड्रोजन इसमें, 4 हाइड्रोजन। तो इधर भी, इधर हम क्या करेंगे आगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बराबर होगा दोनों तरफ। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहते हैं 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। अब उधर ऑक्सीजन कितने हैं, नहीं ये नहीं, ये देखिए नाइट्रेट वाले छोड़ देंगे, इधर ऑक्सीजन देखेंगे तो OH का होल ट्वाइस है। तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितने 2 है और उधर भी ऑक्सीजन, आगे 2 लगने से ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। अब देखिए NO3, देखिए NO3 आगे 2 लगा, आगे 2 लगने से NO3 कितनी बार होगा, ये 2 बार। ठीक है, 2 NO3 है, तो इधर भी NO3 का होल ट्वाइस है, इधर भी NO3 2 है। इधर कैल्शियम कितना है, 1 है, उधर भी कैल्शियम 1 है। ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। इस तरह से हम समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। अगली रिएक्शन देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है, इसकी क्रिया कराना है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है आपका AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, AgNO3 थोड़ा पास करके लिखते हैं, AgNO3। अब जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगा आपका, AgCl बन जाएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और बाकी बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इस अगर इसमें अगर हम देखें तो इधर Na कितना है, 8 है, उधर भी Na कितना है, 8 है। देखिए इधर Na कितना है, 1 है, उधर भी Na कितना है, 1 अकेला है। इधर Cl कितना है, 1 है, उधर भी Cl कितना है, 1 है। Ag कितना है, इधर 1 है, Ag इधर भी 1 है और NO3 कितना 1 बार है, उधर भी NO3 1 बार है। तो ये रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी पहले से ही क्या चाहिए, बैलेंस है, संतुलित है। तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समीकरण में अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या, दोनों के परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है। इसलिए ये समीकरण क्या है, बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले समीकरण हम देख पा रही बेरियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो बेरियम क्लोराइड क्या हो गया आपका, BaCl2, रिएक्शन किससे हो रही है, सिल्वर क्लोराइड से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4। ठीक है, और बनेगा आपका बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस HCl। ये आपकी समीकरण। तो ये समीकरण आप देखिए, इधर बेरियम कितना है, 1 है, उधर बेरियम 1 है, सल्फेट इधर भी 1 है, सल्फेट इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो ये समीकरण बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने का मैंने तरीका बताया था, वही सबसे पहले प्रथम चरण। और पहले चरण में हम क्या करते हैं, जो समीकरण दी हुई होती है उसी को लिख देते हैं और लिखने के बाद उसके प्रत्येक यौगिक को हम करते हैं बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा, BaCl2, इसको बॉक्स में बंद करा, प्लस H2SO4, इसको भी क्या में बंद कर दिया ना, बॉक्स के अंदर बंद करा, प्लस क्या हो जाएगा, BaSO4, इसको भी हमने बॉक्स के अंदर बंद करा, प्लस HCl, इसको भी हमने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, पहला चरण। अब दूसरा चरण, द्वितीय चरण। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के परमाणु की संख्या को सारणीबद्ध करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या लिख दिया हमने, अभिकारक, उस साइड क्या लिख दिया हमने, उत्पाद, और दोनों तरफ के परमाणु की संख्या को सारणीबद्ध करा। इधर Ba कितना है, 1 है, इधर Ba कितना है, 1 है, इधर Cl क्लोरीन
कितना है 2 है। उधर क्लोरीन कितना है Cl कितना है 1 है। इधर H2 हाइड्रोजन कितने 2 है। H2 है तो 2 लगे तो हाइड्रोजन 2 है। उधर हाइड्रोजन कितना है 1 है। अब इधर पूरा सल्फेट देंगे SO4 तो SO4 कितना है इधर 1 है और उधर भी SO4 कितना है 1 है। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो देखिए सल्फेट दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, बेरियम भी दोनों तरफ बराबर है क्या सिर्फ क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग अलग है। इधर क्लोरीन 2 इधर क्लोरीन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 1 है। तो मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब ये समीकरण क्या है असंतुलित। अब इसको संतुलित करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे, हम रख लेंगे क्या तृतीय चरण, लिखेंगे तृतीय चरण। और तृतीय चरण में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो समीकरण लिखी है बॉक्स के रूप में तो उसी समीकरण को हम दोबारा नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया BaCl2 प्लस H2SO4 आगे BaSO4 फिर आगे HCl। और मैंने बताया था सबसे पहले उनको बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस करने का तरीका जो समीकरण होती है उसके बॉक्स के आगे हम अंक लगाकर समीकरण को संतुलित करते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करेंगे। बॉक्स के अंदर अगर आपने कोई भी छेड़छाड़ करी तो आप चले थे समीकरण को बैलेंस करने के लिए और आपने उल्टा क्या कर दिया, समीकरण के जो सूत्र थे उन सूत्रों को ही गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना है, बॉक्स के बाहर ही अंक लगाकर हमें बैलेंस करने होगा, ठीक है। और सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे जिसके परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा परमाणु देखिए किसके हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन यही परमाणु दो है तो यही है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इधर क्लोरीन कितना 2 है, उधर क्लोरीन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 1 है। तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इधर क्लोरीन 2 है उधर क्लोरीन 1 है तो हम क्या करेंगे इस बॉक्स के आगे अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, 2 लगा देंगे तो 2 लगाने से देखिए क्या है, क्लोरीन कितने थे इधर 2 थे और 2 लगाने से इधर भी क्लोरीन 2 गए क्योंकि आगे जो अंक लगा होता है सबके लिए होता है, मैंने बताया था उधर समझाया था आपको पहले, ठीक है। तो 2 अगर हाइड्रोजन कितना है इधर 2 है, 2 और इधर आगे 2 लगने से हाइड्रोजन इधर भी 2 गए। तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस हो गए, ठीक है। और बेरियम इधर भी 1 है, बेरियम इधर भी 1 है, सल्फेट SO4 इधर भी 1 है, SO4 इधर भी 1 है। तो इसमें ये समीकरण क्या है फिर संतुलित हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समीकरण को बैलेंस हम कैसे करते हैं, ठीक है।